हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये जो चैप्टर होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सर वो कौन सा बोर्ड एग्जाम है? वो सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, वो सभी बोर्ड जिस बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है और वो बच्चे जो इसे हिंदी मीडियम में देने वाले हैं, है ना। हम बेसिक से यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करें। हाँ सर शुरू करते हैं। देखो जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने आपको 3 चैप्टर्स पढ़ा दिया। मैं आपको अपना सीक्वेंस बता दूं, हम लोग किस सीक्वेंस में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका विज्ञान है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों? हम लोगों ने रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान। मतलब कि बच्चों पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया, फिर चैप्टर नंबर हम लोगों ने 5th किया या फिर 6 हो सकता है आपकी बुक में, फिर चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 किया था, है ना। फिर हम लोग आए चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। हम इस सीक्वेंस में चलते रहेंगे और इससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका एक वो होता है ना बर्डन। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चों लगता है कि भाई साहब सिर्फ जीव विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, भौतिक नहीं। हम लोग अलग अलग सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है। ओके सर, तो सर शुरू करो। फिर बहुत बोल लिया आपने। हाँ सर देखो बच्चों, पहले जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था बच्चों हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि सर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, लाइक लोहे में जंग लगना हो गया, है ना, फलों का पकना हो गया, सब्जी का खराब होना, ये सारे जो प्रोसेस होता था हम लोग उससे क्या होते थे, उसे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल प्रोसेस बोल देते थे। बट सर हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण में क्या पढ़ना? मतलब देखो हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं जिसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब कुछ ऐसे परिवर्तन आप लोग देखते हो, जैसे कि सर आप लोग देखते हो कि ना जो आपकी सब्जी होती है घर की, वो कुछ समय बाद देखते हो खट्टी हो जाती है, कड़वी सी लगने वाला था, कड़वाहट आ जाता है ना, खट्टा लगने लग जाता है। फिर आप देखते हो कि से बच्चों दूध से हम लोग जब दही जमाते हैं, दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। या फिर आप ये चीज़ देखते हो कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो ये सारे क्या हो बच्चों, ये सारे जो हो रहे हैं ना हमारे किसके कारण हो रहा है बच्चों? ये सारे हमारे अम्ल के कारण हो रहा है, क्षारक के कारण हो रहा है, लवण के कारण हो रहा है, ठीक है। आप लोग ये भी देखते हो कि बच्चों जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग एक बेकिंग सोडा, जिसे आप लोग इनो कहते हो, है ना, अपने लाइफ में, उससे हम लोग खाते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो क्या करता है, वो बेस की तरह काम करता है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, जब भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, जब भी आप अम्ल और क्षारक को मिलाओगे ना, तो आपका जो ये दोनों होंगे ना एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो हाँ, डेली लाइफ में सर क्या यूज़ है? डेली लाइफ में ये देखते हो सर आपकी जितनी भी चीज़ें होती है ना जिसमें कड़वाहट आ जाती है, सारी की सारा अम्ल और क्षारक के कारण होता है, ठीक है सर। हाँ सर, हम लोग बेसिक तो इंट्रोडक्शन देख लिया। अब सर ये बताओ कि ये चैप्टर जो ना अम्ल, क्षारक और लवण, ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। क्या सर हमारा अम्ल के बारे में पढ़ ले, क्षारक के बारे में पढ़ ले, लवण के बारे में पढ़ ले तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ कह सकते खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो बच्चों आज देखो हम क्या देखना है, आज हम अम्ल, क्षारक और लवण इनके बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और बेसिक चीज़ें करके अपने लेक्चर को हम ओवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके सेकंड लेक्चर, इसमें देखो हमें 3 लेक्चर दिया हुआ है, लेकिन हमें 4 लेक्चर लेना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है ना, हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सर मैं अमल स्टार्ट करूँ? हाँ अमल स्टार्ट करो, लेकिन पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लो अमल, ठीक है। ये चैप्टर नंबर जो है बच्चों आपका 2 होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे आज अभी हेडिंग डाल लेता हूँ अम्ल, जैसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। बच्चों आप लोग मेरी हिंदी में मत जाइएगा, ठीक है। आप लोग मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। अब देखो यार अम्ल होता क्या है, देखो अम्ल होता क्या है बच्चों, देखो अम्ल जो होता है ना एक अरेबी शब्द, अरेबी शब्द, हाँ मान लो कोई दूसरे देश का शब्द होगा, उससे लिया गया, उससे अरेबी शब्द एसिड से लिया गया, एसिड से अम्ल, जिसका अर्थ पता है क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सर खट्टा। मतलब कि सर देखो हर वो चीज जो खट्टी होती है क्या वो अम्ल होती है? हाँ कह सकते हो, हर वो चीज जो खट्टी होती है वो अम्ल होती है। अम्ल जो है बच्चों एक अरेबी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है सर। अब बच्चों देखो इसमें सर बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आया हमारा आर्नियस, है ना, आर्नियस साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। जैसे कि मान लो सर ये आ जाओ ना, आपका एक बीकर हो गया, ठीक है, हाँ इस तरह के बहुत सारे जल हो गए। अब बच्चों मैंने क्या करा, इसमें अम्ल डाल दिया, अम्ल। अब सर ये अम्ल जो घुल जाएगा इसमें, तो सर इसमें H+ आयन बना लेगा, ठीक है, हाँ सर। तो मतलब कि सर देखो अम्ल को एक पहचानने का तरीका इन्होंने आर्नियस साहब ने बता दिया। इन्होंने क्या कहा सर, इन्होंने कहा कि भाई अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर ना H+ आयंस देते हैं।
सर ये बताओ आप ऐसे लिख रहे हो, हमारे नोट्स का क्या होगा भाई? देख तेरे जो नोट्स होंगे तेरी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वहाँ से तू वीडियो को पोस्ट कर लिया, अब नोट्स को तू लिख ले, ठीक है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, मालूम मैं भी ये बोला हूँ अमल अरवी सबसे लिखेगा, सारे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर लो, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा, ठीक है? हाँ सर। तो अम्ल क्या होते हैं सर? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पे ना H+ आयंस देते हैं। अब सर वो कैसे देते हैं, आप पहले एक बार बता दो, फिर हम देखेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कैसे देते हैं, घुलते हैं। देखो एक मैं आपको यहाँ पे अम्ल ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे कि बच्चों आपका ये होता है HCl, ठीक है? जैसे आप इसे जल में डालोगे ना, सॉरी, इसे आप जल में डालोगे तो पता है ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। हाँ, ये जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है? मेरे चैप्टर नंबर 5 पर आता है ना, जो हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। HCl को जब हम H2 से H2 में डालते हैं तो भाई H+ और ये Cl- में टूट जाता है, ठीक है सर? हाँ सर। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। दूसरा जो होता है ना बच्चों, आपका होता है HNO3। इसे जब आप वाटर में डालोगे तो ये बच्चों H+ में टूट जाएगा, ठीक है? तो बच्चों ये क्या भी एसिड हुआ? हाँ, ये भी एसिड हुआ। आप जो भी सोच सकते हो बच्चों, ठीक है? आप तीसरा क्या सोच सकते हो? आप ये सोच सकते हो H2SO4, ठीक है? इसे जब हम उसमें वाटर में डालेंगे तो बच्चों H+ में टूट जाएगा। मतलब कि आप ये देखो, जितने भी एसिड्स होते हैं उनको अगर हम H+ में, सॉरी, जितने भी एसिड होते हैं उसको हम वाटर में डालते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं तो बच्चों H+ में टूट जाते हैं। तो सर क्या एसिड को पहचानने का एक तरीका हमें मिल गया कि भाई एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में, जल में घुलने पर H+ आयंस देते हैं। हाँ सर, ये तो पता चल गया, ठीक है सर। तो क्या सर हमें पूरा रिएक्शन याद रखना पड़ेगा? भाई रिएक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना बोलो कि सर HCl जितने भी एसिड होते हैं उसको हम जल में डालेंगे तो H+ आयंस देते हैं, बस इतना ही है। तो पूरा रिएक्शन भाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो सर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ देखो बच्चों, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर पहले आपको एक चीज बताता हूँ। जलीय विलयन में क्या होता है? जैसे मान लो सही आपका जलीय विलयन, ठीक है? ओके, हाँ, जलीय विलयन। तो देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे किसके मोलिक्यूल्स होंगे बच्चों? H2O के मोलिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे? पहले बताओ भाई, ये जलीय विलयन है तो इसमें आपको H2O के मोलिक्यूल्स होंगे? हाँ सर होंगे। तो बच्चों देखो इस H2O को ना हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक H+ एंड OH- आयन। कैसे तोड़ा भाई? ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ लेंगे। बट आपको अगर ज़्यादा ही पढ़ना है तो देखो, आप जो H+ है ना उस पर H पे प्लस डाल दो एंड OH पे एक नेगेटिव आयन डालो, ठीक है? अब बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो मैं इसमें HCl डिजोल्व करता हूँ तो ये H+ एंड Cl- टूट जाता है ना? हाँ सर, ये टूट जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो H+ होता है ना बच्चों, ये जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से रहता ही नहीं है। ये जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से रहता नहीं है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये इस एसिड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, सॉरी इस OH के साथ जुड़ जाता है। अब इस OH के साथ जुड़ गया तो पहले तो H+ था, अब ये H2O बन जाएगा। अभी जब दोनों मिलेंगे ना तो आपका H3O बना लेंगे। मतलब कि बच्चों होता क्या है कि जो हमारा H+ होता है ना, वो जलीय विलयन में जब घुलता है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से रहता ही नहीं है। वो क्या करता है, जल के जो अणु होते हैं ना उसके साथ जुड़ के H3O बना लेता है। अभी H3O क्या सर? ये हाइड्रोनियम आयन होते हैं, ठीक है? H3O क्या होती है? ये हाइड्रोनियम आयन होते हैं, ठीक है? H3O क्या होता है? इसे हाइड्रोनियम आयन हम कहते हैं। ओके सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, बाकी हमें और चीज़ें समझ आती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है? ओके सर। ओवरऑल आपने क्या, ओवरऑल आपने ये बोला ना कि जो H+ होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते, स्वतंत्र रूप से रहते ही नहीं है, ये किसी ना किसी मोलिक्यूल्स के साथ जाके जुड़ जाते हैं। अब चूंकि जलीय विलयन भाई जल के अलावा कोई मोलिक्यूल है नहीं, तो जलीय विलयन में और जल के अलावा और कोई मोलिक्यूल नहीं, तो किसके साथ जुड़ेगा? जल के साथ ही जुड़ेगा। तो ये जल के साथ जुड़ के सर ये H3O बना लेता है। H3 जो होता है उसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अगर H2 होता है तो उसे वाटर कह लेंगे, ठीक है? हाँ सर, इतना थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया, बाकी आगे आ जाएगा समझ में, है ना? उतना हम चिंता नहीं करते सर। देखो अब जो बात करते हैं, देखो आपके अमल के सूत्र के बारे में, ठीक है? तो मैं आपके यहाँ पे अमल के सूत्र पहले बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं सर। आपके जैसे कि सर जो चीटिंग का डंक होता है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। चीटी का जो डंक होता है उसमें सर कौन सा अमल पाया जाता है? उसमें फॉर्मिक अमल पाया जाता है। हाँ, चीटी का अमल, ठीक है? टमाटर हो गया, ठीक है? और आपका एक टमाटर और इसके अलावा नींबू, सॉरी टमाटर में तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना, हाँ। और आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है सर? इसमें आपका एसिड पाया जाता है वो होता है बच्चों सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? और जो आपका दही होता है उसमें आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? और क्या होता है बच्चों? और टमाटर में आई थिंक ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना, हाँ। टमाटर में, हाँ, टमाटर में जो आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और जो सेव होता है उसमें मोलिक एसिड पाया जाता है। आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ना एक टेबल बना दूंगा, आपको यहाँ पे टेबल में जितने जितने दिख रहा होगा वो सारे आपको याद कर लेना भाई, पेपर में आएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ। एक बार मैं दोबारा बोल दूँ, दोबारा बोल दो। देखो संतरा और
संतरा और नींबू, संतरा और नींबू जो होता है जो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो आपकी दही जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, चींटी की जंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। आपको एसिड्स के नेम याद रखने पड़ेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और सर जनरल भाषा की आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे फोटो आ रही है, वहाँ से आप देख कर लिख लेना, ठीक है। हाँ सर, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँ। हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ो, बात करते हैं सर अम्लों के प्रकार के। देखो जो अम्ल होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ये क्या होता है, देखो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे कहते हैं वीक एसिड। भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th 12th तक ही पढ़ना है। क्या है प्रबल अम्ल, क्या होता है भाई, देखो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था HCl, ठीक है। इसे जब हम जल में डालते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये H+ में कंप्लीटली टूट जाता है। मतलब कि सर ऐसे अम्ल जो जल में डालने पर, ऐसे अम्ल जो जल से अभिक्रिया करने पर कंप्लीटली H+ में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो सर दूसरा क्या होता है, H2SO4 ले लो, पानी में डाल दो, तो सर ये 2H+ बना लेगा। तो क्या सर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, हाँ भाई ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, बस। अब सर दूसरा जैसे कि आपका आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है सर, दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में डालने पर ना कंप्लीटली डिजोल्व भी नहीं होते भाई, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल मैं लिख के लाया था, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक देखो इसके जो एग्जांपल्स है बच्चों, पहला आपका एग्जांपल कौन सा आता है, ये आपका आता है एसिटिक अम्ल, सॉरी हाँ एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कौन सा होता है बच्चों, ये आपका होता है ना, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। ये भाई बहुत वीक एसिड होता है, मतलब कि सर इसे जब आप जल में डालोगे ना तो कंप्लीटली H+ आयन आपको मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका होता है। ये बच्चों वो कहाँ पे जाता है भाई, ये जो सिरके होते हैं ना, सिरके विनेगर, सिरके, ठीक है, ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। विनेगर, आपके विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है सर, एसिडिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाँ सर, दूसरा आपका होता है सर कार्बोनिक एसिड। ये जो होता है ना आपके कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड सर कहाँ पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है ना बच्चों, ये आपके इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये आपके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, जिसे आप ड्रिंक करते हैं, उसमें पाया जाता है आपका कार्बोनिक एसिड, और ये बच्चों वीक एसिड होते हैं, ठीक है। मैं जितनी भी वीक एसिड बता रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और याद कर लो सर, आपको होता है फॉर्मिक एसिड, H3COOH, इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या सर, इसे बच्चों हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है सर, फॉर्मिक एसिड आपने बताया था सर, चींटी के जो डंक होता है ना उसमें हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो सर ये जो होता है ना, इसे एसिडिक एसिड कहते हैं, CH3COOH, ठीक है। और दूसरा आपका होता है कार्बोनिक एसिड जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, और आपका जो ये होता है फॉर्मिक एसिड, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ये जितने भी है ये सारे हमारे वीक एसिड है, ठीक है। हाँ सर, ये वीक एसिड होते हैं जो जल में घुलने पर ना कंप्लीटली डिजोल्व भी नहीं होते। मैं आपको एक रिएक्शन कराया देता हूँ, अब ये रिएक्शन रहने दो, मैं आपको एक रिएक्शन कराया हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप रिएक्शन रहने दो, रिएक्शन आपके पेपर में लिखने को नहीं आएगा, बस आपको पहचान में आना चाहिए कि भाई देखो एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और जो आपकी जो फॉर्मिक एसिड होता है ना वो भी एक वीक एसिड ही होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना वो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। हाँ सर, ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है अम्ल के भौतिक गुणधर्म। अभी देखो मैं आपको सिर्फ अम्ल ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो जो अम्ल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म। सर अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या होता है, देखो अम्ल के भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको बेसिक जो केमिस्ट्री का लेक्चर था उससे जब मैंने दिया था, तो मैंने आपको बताया था सर भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। मैंने आपको दो गुणधर्म बताया था, एक सर भौतिक परिवर्तन का और एक रासायनिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, बाहरी का। आप मुझे देख के क्या बता सकते हो सर ये एक इंसान है जो पढ़ाता है बंदे को, लेकिन क्या आप मेरी सोच को बता पाओगे, नहीं। ये मेरी सोच के मेरे अंदर गुण है। बाहरी गुण जो होता है उसको भौतिक गुण कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो भाई देख अम्ल को तू कैसे बता सकता है, देख अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला तो बता देगा। दूसरा क्या बताएगा भाई, दूसरा तू ये बताएगा भाई ये नीले लिटर्स को लाल कर देते हैं, लाल लिटर्स को नीला कर देते हैं, नीले लिटर्स सर ये नीले लिटर्स को लाल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा सर क्या होता है, ये जो अम्ल होते हैं ना बच्चों विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि सर ये जो आप लोगों ने इंटरनेट पे एक वीडियो देख रखा है जहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मान लो ये नींबू है, ठीक है, नींबू, ठीक है। अब नींबू में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लो ये कि LED है, ठीक है, LED, ठीक है, ये LED है भाई, कुछ और मत समझना, ठीक है, LED है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये लोग क्या करेंगे बच्चों, ये लोग एक टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है।
हाँ, अब चूंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा क्या? रुक जाओ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप लोगों ने इमेजिन तो कर ही लिया होगा यार मैं बता 3 पॉइंट बताया। अमल जो तो साथ में इकट्ठे होते हैं, नीले टू लाल कर देते, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो क्या बता दूँ कैसे, देखो मान लो सर ये नींबू है, ठीक है, ये आपकी एलईडी बल्ब है, ठीक है, और ये मान लो कि सर आपकी बैटरी है। अब सर इसे 2 टर्मिनल निकलता है, एक प्लस एक नेगेटिव। आपने क्या किया सर, नेगेटिव वाले को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब पॉजिटिव से आपने एक टर्मिनल ऐसे निकाला बैटरी को, यहाँ पे नींबू में एक छेद किया तो यहाँ पे लगा दिया, और एक दूसरा छेद था इसे यहाँ पे लगा ऐसे लगा दिया। तो ये लोग देखते हैं बैटरी जो हमारी जो बल्ब थी वो जल गई। क्योंकि सर जो नींबू होता है वो उसमें सर एसिड पाया जाता है, और एसिड होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं सर, सुचालक होते हैं, विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो थी बल्ब जल जाती है। तो ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। अब सर भौतिक गुणधर्म तो हमने पढ़ा दिया, अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ा दो। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है बच्चों? रासायनिक गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो हम लोग ऐसे मतलब देख के बता नहीं सकते, हमें कुछ चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। लाइक जितने भी अमल्स होते हैं, आपको बताता है जल से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, फिर सर धातु से विक्रिया कैसे करते हैं, सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। अरे सर ये क्या लिख दिया? अरे बच्चों देखो मैं आपको पढ़ा रहा था ना अमल के भौतिक गुणधर्म, सॉरी भौतिक रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो भी अमल होते हैं ना, इसे आप लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी तभी आप बता सकते हो। तो पहला जो हमारा गुणधर्म होता है बच्चों अमल का भौतिक गुणधर्म, सॉरी रासायनिक गुणधर्म, उसमें हम देखते हैं बच्चों अमल की धातु के साथ अभिक्रिया। हाँ, ये जितने भी अमल होते हैं ना बच्चों धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो पता है क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं, लवण मतलब कि नमक, और ये आपके H2 गैस होता है वो निकाल देते हैं। आप लोग कभी देखना रिएक्शन करके, आप लोग क्या करना, किसी एसिड लेना, ठीक है भाई, एसिड कुछ भी ले सकता है यार, तो नींबू पानी दही नींबू पानी बदल लेना, उसमें आपको धातु लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सर आप ये लेना ना, मे भी आप ले लो नींबू ले लो, और नींबू में तुम कोई धातु डाल दो, तो आप लोग देखो सर ये नमक बनेगा और आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी बाहर निकल जाएगी। तो ये जो होता है बच्चों अम्ल जब भी धातु के साथ विक्रिया करते हैं तो हमारा नमक और ये H2 बन जाता है, ठीक है सर, यहाँ तक तो मैं समझ जाएगा। अभी सर हमें रिएक्शन लिखना सिखाओ, ऐसे तो भाई रट तो हम लेंगे ही देख के, बट रिएक्शन लिखना भी तो आना चाहिए, वो बताओ। देखो मैं आपको रिएक्शन लिखना सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो सर ये आपका HCl हो गया, तो आप HCl ऐसे लिखो, HCl, ठीक है, प्लस Zn। ये जब आप विक्रिया करते हैं बच्चों ये आपका अम्ल है, ठीक है, हाँ, ये आपका धातु है भाई, धातु और धातु में चिंता मत करना, धातु और धातु का नेक्स्ट चैप्टर ही है, उसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे। तो सर ये देखो ये अम्ल है, ये धातु है, ये जब विक्रिया करें सर ये विक्रिया करते कैसे है ये बताओ। देखो बच्चों हम जनरली जब आप आगे जाओगे ना, जब मैं आपको चैप्टर नंबर आई थिंक 5 पढ़ा दूंगा, तो उसमें पता चलो सर किस पे प्लस आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। अब देखो आप यूँ समझ लो, ये Cl उस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है। सर ये हमें रटवा मत ना, ये बता दो क्यों होता है। देख भाई ये इसलिए होता है ना क्योंकि ये जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें समझ में आया नहीं, देखो ये समझ लो, ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो सर ये देखो ये जैसे ये इसका जो HCl है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ देखो सर ये जैसे कि दिख रहा है ना, हाँ जैसे मान लो सर ये HCl है, ठीक है। अब सर इनके बीच में एक अबंध बना हुआ, ठीक है, इनके बीच बॉन्ड बना हुआ। अब होता क्या है ना बच्चों, इस पर तो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, ठीक है, ओके। इसमें सर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करता है बच्चों, चूंकि भाई इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना, भाई 9th पे पर रखा हुआ, 9th में नहीं पढ़ा तो यार प्लीज़ सॉरी करना, माफ करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करता है बच्चों, जो Cl होता है ना वो उसके पास बहुत पावर होती है, वो क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अभी जब अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा तो भाई इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम लोग इस पर नेगेटिव दिखाते हैं, और चूंकि H+ एक अच्छा इंसान है वो इलेक्ट्रॉन को देता है तो इस पर प्लस आ जाता है। अब होता क्या है कि ये जो Cl नेगेटिव है ना ये Zn के साथ जुड़ जाएगा, तो ये ZnCl बना लेता है, प्लस आपका H2 जो होता है ना गैस वो निकल जाता है। अभी सर मैं पता मुझे बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस करने के यहाँ पे सर 2 डालोगे तो आप यहाँ पे भी 2 डालोगे, यहाँ पे भी 2 डालोगे, बैलेंस हो जाएगा, हो गया ना। हाँ सर, तो सेम चीज़ हम लोग सर इसमें भी ऐसे किया, हाँ इसमें भी ऐसे किया। मैं आपको लिख के दिखाया जाऊँ दोबारा से, आओ देखो, ये देखो जैसे कि सर आपका H2SO4 हो गया। भाई देख अगर तेरे को अभी दिक्कत हुई तो इसी समझ ले कि जब H2 है ना उसके साथ हमेशा प्लस लेना, ठीक है, हाँ Fe ले। ये जब रिएक्शन करता है क्या होता है सर, देखो ये इस पे H+ आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साथ जुड़ जाएगा, और देखो ये बनेगा FeSO4 प्लस H2 गैस आपका बन के निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो ना H2SO4 Fe के साथ रिएक्ट करके FeSO4 प्लस H2 जो होता है ना वो गैस हमारा बाहर निकल जाता है, ये चीज़ ऐसी होती है। दूसरा देखो जैसे कि आपका H2SO4 है, ठीक है, इसको लूँगा मैं Mg के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो सर होता क्या है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ये इसके साथ अभी क्या है इस पर प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस देखिए कि MgSO4 प्लस H2 हमारा गैस बन के निकल जाएगा। भाई बैलेंस नहीं है, बैलेंस है ना, हाँ बैलेंस है, ठीक है, हाँ सर। तो ये चीज़ आपको ऐसे कर लेना। जैसे ही सर इसमें देखो ये आपका हो गया, ये वाला देखो, ये वाला बताओ कैसे हो भाई, ये वाला देखो ऐसे होगा ना HCl प्लस Fe, बता दी इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसके साथ एक आएगा FeCl प्लस H2 निकल जाएगा गैस बन के,
कोई दिक्कत? अब से इसका बताओ कैसे भाई, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, तो ये देख ये इसके सारी करके Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, फिर H3 हमारा गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। और सर इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है भाई ये कैसे आए, तो आप इसे चिंता मत करो, मैं 9th क्लास में पढ़ा रखा हूँ, और तुमको ज़्यादा पढ़ना है तो 9th क्लास की वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो सर ये तुम्हारी पहली विक्रिया थी, जब हमारा अम्ल जो होता है ना वो धातु के साथ विक्रिया करता है, तो हमारा ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट आपको मतलब कि याद तो करना ही पड़ेगा। देखो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ पेपर में आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन कंप्लीट करने को आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। सो बच्चों देखो, अब हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बच्चों हमारी, अम्ल जब होता है ना धातु कार्बोनेट के साथ विक्रिया करता है तो क्या बनता है। अभी हम धातु कार्बोनेट वाला विक्रिया पढ़ते हैं, तो देखो जितने भी हमारे अम्ल होते हैं जब ये धातु कार्बोनेट के साथ विक्रिया करते हैं, ये आपका धातु कार्बोनेट हो गया। धातु कार्बोनेट मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर वही। ये हमारे साथ विक्रिया करते हैं तो हमारा बच्चों लवण बनता है, नमक बनता है, फिर हमारे साथ CO2 गैस बाहर बनकर निकल जाता है, फिर हमारा वाटर बनता है। आप देखते हो वाटर ही बनता है ना इसमें, हाँ ठीक है। जैसे बच्चों आपको जैसे ये रिएक्शन CaCO3 हो गया, जैसे CaCO3, जब इसे हम लोग HCl के साथ विक्रिया करा लेते हैं तो क्या बनता है। तो देखो बच्चों आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक लवण निकालना है। अब लवण कैसा होगा, आपको प्रोडक्ट याद रखना कि भाई जब जितने भी एसिड होते हैं ना ये धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, इतना याद रखना। हाल आपसे देखो मुझे इसमें से लवण बनाना है, तो भाई लवण कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ से सर Ca और यहाँ से Cl3 लूँगा, सी ले लूँगा, लवण कब बनेगा सर, जब मैं यहाँ से Cl लूँगा और यहाँ पे से Cl लूँगा, Cl2, ठीक है, प्लस हमारा देखो यहाँ पे से CO2 है तो यहाँ पे CO2 और एक H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर CO2 प्लस H2 आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर दूसरा प्रोडक्ट देखो जैसे कि ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका Na2CO3 हो गया। इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये फिक्स है। इसके साथ जब हमने विक्रिया करा तो बच्चों हमारी ये प्रोडक्ट बन गया, और ये आपका CO2 बनेगा ही बनेगा, और आपका एक H2 बन जाएगा। सर ये तो आपका बना दिया सर, धातु कार्बन के साथ विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लेकिन ये बताओ धातु बाइकार्बोनेट के साथ विक्रिया करेगा क्या बनेगा। सर धातु बाइकार्बोनेट, हाँ जिसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सर आपने ये लिख दिया, देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या है ये, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक मेटल कार्बोनेट लिया, सॉरी धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कह सकते हो, वो लिया। जब मैंने इसे एसिड के साथ रिएक्ट करा तो मेरा बच्चों NaCl बनता है और हमारा CO2 बनता है और H2 हमारा बन जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट जैसे कि मैंने KHCO3 लिया, ठीक है। इसको जब मैंने NH3 के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट का याद रखना, प्रोडक्ट मतलब कैसा, जब भी हम अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है ना बच्चों, वो एक अरेबी शब्द एल्कली से लिया गया। एल्कली क्या होता है बच्चों, एल्कली यूं समझ लो कि जिसका अर्थ होता है करवा, है ना। जितने भी क्षारक होते हैं आप देखते हैं जनरली सर ये करवा होता है, ओके सर। आप सर क्षारक को पहचानने के लिए क्या तरीका दिया था, जिस सर आपके आर्य साहब ने क्षारक को पहचानने के लिए एक तरीका दिया था कि सर जो अम्ल को पहचानने के लिए तरीका दिया था, जिसके अम्ल को जब भी वाटर में डालेंगे सर ये H+ आयंस देते, वैसे सर क्षारक का भी दिया था इन्होंने। क्षारक के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी क्षारक होते हैं ना सर, जब भी इसे हम जल में डालते हैं तो सर ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब सर कौन सा OH नेगेटिव आयन देते हैं, देखो ये जितने भी होते हैं ना बच्चों, ये क्षारक होते हैं, OH वाले, KOH हो गया, NaOH हो गया, MgOH हो गया, ये सारे हमारे क्षारक होते हैं। ये जितने भी क्षारक जब जल से विक्रिया करते हैं बच्चों, जितने भी क्षारक होते हैं जल से विक्रिया करते हैं तो सर ये OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब सर जो OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं ना वो आप बेस कह लो, है ना, क्षारक कह लो। जैसे कि सर आपका ये NaOH हो गया, ठीक है, जब इसे जल के साथ विक्रिया करते तो सर आपका OH नेगेटिव आयन बनता है। फिर सर आपका जैसे कि NaH4OH ले लो, जब ये अभी से तो सर हमारा OH नेगेटिव आयन बनता है, और ये आपको पता ही है, ठीक है। मतलब सर यूँ आप ये कहना चाहते हो कि जितने भी क्षारक होते हैं जल के साथ विक्रिया करते हैं ना तो हमारे OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। अब सर क्षारक भी जो दो तरीके होता है, एक होता है सर प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक, जो कि हम लोगों ने एसिड से निकाला था। एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होती है वीक एसिड। तो इसके साथ भी होता है सर, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। अब सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो वही जल में पूर्णतः विभाजित हो, जल में कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन देते हो, और एक होता है वीक बेस जो जल में कंप्लीट आयंस नहीं देता, OH नेगेटिव आयन नहीं देता। जैसे सर ये देखो यार, जैसे सर ये प्रबल एसिड है, KOH होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये जब जो जल के साथ विक्रिया बनता है तो हमारा सर के पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बनता है। जब ये सर दुर्बल क्षारक हो गया, जैसे कि आपका दुर्बल क्षारक हो गया, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो सर ये 3
OH नेगेटिव आयन जो होगा जो कि कंप्लीटली नहीं दे पाता, तो ये वीक बेसिक कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब सर इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी वाली टर्म आती है जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब सही है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सर अम्ल की क्षारकता यही सर बेसिसिटी ऑफ एसिड। मतलब कि सर इसका अर्थ पता क्या होता है कि जब हम अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सर ये कितने H+ आयंस दे सकता है, उससे हम इसकी बेसिसिटी कहेंगे। यानी कि सर एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, उसकी क्षारकता किस पर डिपेंड करती है सर, वो कितने H+ आयंस दे सकता है इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, हाँ सर। जैसे ही सर आप देखो, जैसे ही सर ये HCl हो गया, इसे जब हम जल में डालते हैं तो सर इसके पास एक आयन, एक H+ आयन है, तो सर ये एक H+ आयन देगा, तो सर इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 होगी, ठीक है। ओके सर, इसके बाद देखो 2 आयन है H के, तो सर ये इसकी जो बेसिसिटी होगी 2 हो जाएगी, यानी सर ये 2 H+ आयन दे सकता है। सर इसे कितने देगा सर, ये 1 देगा, इससे सर कितने होगी सर, ये 3 देगा। सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो रटो मत, डेफिनेशन रट के क्या कर लोगे, पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा भाई इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं और बेस की एसिडिसिटी निकालते हैं, अम्ल की क्षारकता निकालती है और क्षारक की अम्लता निकलती है। अब सर इसे क्षारक की अम्लता कैसे निकालेंगे भाई, तो इसे देखना OH नेगेटिव आयंस कितने, एक है, यहाँ पे तेरे 3 है, यहाँ पे 2 है, हो गया। यहाँ पे तेरा 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, लो हो गया, है ना। हाँ ऐसे निकालते हैं। तो सर अम्ल की क्षारकता निकालना आ गया और क्षारक की अम्लता निकालना आ गया, ये पेपर में आएगा, MCQ में 1 नंबर में दे सकता है, तो तैयार है ना उसके लिए, ठीक है। ओके सर, मैं इसको रब कर दूँ, हाँ सर रब कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो अम्ल के क्षारक के जो भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो पहला सर क्या गुणधर्म आता है सर, जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और क्या सर, ये जो होते हैं ना लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। और ये सर विद्युतीय कुचालक होते हैं, मतलब कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके सर, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ओके ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म वही जो मैंने आपको बताया था ना, अम्ल वाला, वही है इसका सर, अम्ल वाला। हाँ भाई देखो, अम्ल जब धातु से करता था तो क्या बनता था सर, लवण बनता था और हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी। सेम चीज़ इसके साथ भी है। ये देखो अम्ल जो होता है ना, जब भी क्षारक जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो मेरा एक लवण बनता है और एक हमारी सर हाइड्रोजन H2 निकल जाती है, ठीक है सर। तो ये आप कर लोगे। दूसरा देखो सर, ये हमारा क्षारक हो गया, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो सर ये हमारा लवण बनेगा और ये हमारा H2 निकल जाएगा। दूसरा चीज़ देखो सर, अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो मैंने आपको बताया था, जब ये अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो सर ये देखो, ये आपका एसिड हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, और ये CaCl3 ये आपका हो गया बेस हो गया। जब ये भी क्रिया करते हैं तो हमारा एक लवण बनता है और एक हमारा सर वाटर बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। बस ये चीज़ें थी। और सर प्रॉपर्टीज, हाँ मैं एक दो और प्रॉपर्टी बता दूँ। जब अम्ल जो होता है वो अधात्मिक ऑक्साइड से विक्रिया करता है तो क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहीं पर, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको रिएक्शन की चिंता नहीं करनी, जितनी भी रिएक्शन होगा ना आपको यहाँ पे आ रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर लेना और याद कर लेना था वो, ठीक है। हाँ सर, दूसरा सर देखो, जब भी अम्ल जो होता है वो अधात्विक ऑक्साइड से विक्रिया करता है तो क्या बनता है, सॉरी क्षारक CaCOH2, ठीक है। ये आपका बनता है। जब अम्ल जो होता है सर एक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है ना तो हमारा ये बन जाता है। बस इतना याद कर लो, बस हो गया सर। अब सर देखो हमारा जो अम्ल का जो क्या क्या सर, हमारे देखो हम लोग ये तो पढ़ लिया सर, अम्ल के उपयोग के बारे में बता दो। जो देखो यार अम्ल का जो उपयोग होता है ना वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग और करो। आपका एक बेस बताओ सर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसका जो प्रयोग होता है बच्चों ये किसे सर, ये वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने, जो मतलब प्रति अम्ल मतलब कि एसिड का विरोधी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका सर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। दूसरा सर आपका हो गया सर जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग बच्चों पता है साबुन बनाने में यूज़ होता है इसका। फिर आप देख सकते हो सर पाउडर के निर्माण में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। धावन पाउडर होता है ना, कपड़े धोने वाला पाउडर, उसके यूज़ में सर आपका NaOH का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको इसके जो कंपाउंड बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। फिर बच्चों आपका आता है लवण। तो देखो यार लवण जो होता है ना, जब जनरली एसिड और बेस एक साथ अभिक्रिया करते हैं ना, जब ये अम्ल और क्षारक जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया बनते हैं तो हमारा लवण बनता है और जल हमारा बन जाता है, ठीक है। ये होता है। अब इसके बाद आपका आता है यार इंडिकेटर। कल से स्टार्ट करें बताओ, वीडियो भी आई थिंक हो गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो इंडिकेटर वाला टॉपिक होता है उससे मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर सूचक
सूचक है ना, सूचक है ना, पीएचडी से बोलते हैं, उसे हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूँ, हाँ सर एंड कर लो, बहुत हमने पढ़ लिया। आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी भाई, जो जो मैंने पढ़ा है उसको ऊपर आ रहा है वहाँ से नोट कर लेना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दे रखा है वहाँ देख लेना। यार फालतू बताओ, मैं इतना लिखूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो मतलब कि ठीक है, मेरा कुछ नहीं होगा बाकी, है ना। तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख के फटाफट लिख लेना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अब किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।